सो वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। आज के इस क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं जो इंडिया का अभी यूरोपियन यूनियन के साथ रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे लोग। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ? जब यूरोपियन यूनियन के यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थी वो यहाँ पे आई थी इंडिया में एज अ चीफ गेस्ट के रूप में। तो उसी टाइम पे जो इंडिया ईयू का जो FTA था ये फाइनलाइज हुआ। उसके बाद ये अब ये फाइनलाइज हो चुका है। अब इसको क्या किया गया है, अब लीगल बेसिस पे इसको पूरा ड्राफ्ट करने के लिए जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर है या फिर इंडियन साइड के उनको यहाँ पे दिया गया है। फिर जब लीगली हो जाएगा तो यूरोपियन यूनियन क्या करेगी, सबसे पहले जितने भी कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन के पार्ट है यहाँ पे 27 उन सब कंट्री के पार्लियामेंट में ये जो FTA रखा जाएगा, वहाँ से रेक्टिफाई होगा, यानी वहाँ पे पहले पास होगा लॉ। उसके बाद वो लोग जब रेक्टिफाई कर देगा तो हम लोग भी इंडिया अपने पार्लियामेंट से इंडिया क्या करेगा, यहाँ पे इस चीज़ को बिल को पास कराएगा, इस FTA को। और उसके बाद से फाइनली ये जो हमारा इंडिया और यूरोप के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखा है, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये सब होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर जो हमारे यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो पीयूष गोयल, उनका क्या नाम था कि ये हम लोग जल्द से जल्द करना चाहेंगे ताकि ये 2026 में ही क्या हो, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सके, ज़्यादा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में इसको देरी ना हो। तो ऐसे यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है यहीं कि इंडिया यूरोपियन यूनियन FTA कंक्लूडेड बाय PM मोदी एंड उर्सुला वॉन डर लेयन यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट। कौन है यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट? उर्सुला वॉन डर लेयन, ये EU की प्रेसिडेंट है। तो इन दोनों के बीच में जब मोदी जी और जो यहाँ पे उर्सुला है, इन दोनों के बीच में जो FTA को साइन किया गया, तो फाइनली जो इंडिया EU का FTA था ये यहाँ पे कंक्लूड हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंडिया EU FTA फाइनलाइज एट 16 समिट इन न्यू दिल्ली मेकिंग EU इंडिया 22nd फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर। अब देखो यहाँ पे 16 राउंड ऑफ समिट के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ये यहाँ पे फाइनली साइन हो चुका है। कब हुआ, कहाँ हुआ ये? न्यू दिल्ली में। याद रखने वाला चीज़ ये है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसी के साथ यूरोपियन यूनियन किस 22वें यूरोपियन यूनियन इंडिया का 22वां ऐसा देश बनेगा जिसके साथ यूरोपियन यूनियन यहाँ पे FTA साइन कर रखा है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है। कौन? यूरोपियन यूनियन। अब देखो यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है, अब ये जो widely described as mother of all deal, India EU FTA forms economic space for 2 billion people and counters rising global trade protectionism particularly from United States। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये जो FTA साइन हो रखा है, इसको क्या बोला जा रहा है? मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस FTA साइन होने से देखो इकोनॉमिक स्पेस 2 मिलियन लोगों पे डायरेक्ट इसका असर पड़ने वाला है। उनको यहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, यही बता रखा है। और खासकर ये ऐसे टाइम पर और ज़्यादा ज़रूरी है जब यहाँ पे जो US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, US के द्वारा यहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म का पॉलिसी लेकर आया जा रहा है, जहाँ पे दूसरे कंट्री पे टैरिफ लगाया जा रहा है, जिस कारण से सामने वाला कोई कंट्री है वो ईजिली यहाँ पे ट्रेड उस कंट्री के साथ नहीं कर पा रहा है। उसके बाद क्या वहीं बताया कि इंडिया EU FTA अवेट्स रेक्टिफिकेशन बाय इंडिया पार्लियामेंट एंड यूरोपियन बॉडीज बिफोर फुल इम्प्लीमेंटेशन। यही बता रखा है कि ऊपर जैसे मैं समझाया कि ये फाइनली कब यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जब ये रेक्टिफाई कर दिया जाएगा यहाँ पे भारत के संसद से और जो यूरोपियन यूनियन के जो जितने भी कंट्रीज हैं उनके द्वारा। अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि अब देखो इसका टाइमलाइन बताया हुआ है यहाँ पे कि ये कैसे शुरू होता है। जो इंडिया और यूरोप के बीच में जो FTA साइन करने का बात हुआ था, तो लॉन्ग नेगोशिएशन साइकिल एग्रीमेंट ऑफिशियली नोन एज इंडिया यूरोपियन यूनियन ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA brings a close nearly 2 decades of intermittent negotiation which began in 2007, suspended in 2013 and later revived in 2022। अब देखो जो FTA अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच अभी जाकर कंक्लूड हुआ है 2026 में, ये इसका शुरुआत कब हो गया था? यहाँ पे 2007 में ही शुरुआत हो गया था, पर 2013 में इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब सस्पेंड करने के पीछे बहुत सारे रीजन था। यूरोपियन यूनियन भी और इंडिया भी उस समय बहुत सारे अपने सेक्टर को ये डायरेक्ट खोलना नहीं चाहता था। मतलब जैसे मान लो इंडिया का मार्केट था, उसका एग्जाम्पल ले लिया जाए एग्रीकल्चर का,
तो इंडिया यूरोप से आने वाले यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उन पे हेवी टैरिफ लगा कर रखा था, ताकि इंडिया का जो एग्रीकल्चर यहाँ के जो फार्मर है उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गुड को हम लोग यहाँ पे क्या मार्केट में बचा कर रख सके। वैसे ही यूरोप का भी कुछ वैसा ही चीज़ है, दोनों क्या कर रखे थे, कुछ कुछ ऐसा चीज़ था जिसपे दोनों का यहाँ पे मतलब दोनों यहाँ पे एक साथ नहीं आ पाए, जिस कारण से इसको सस्पेंड कब कर दिया गया 2013 में। फाइनली 2022 में फिर से इस पे बात होना शुरू हो जाता है, और इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में जब ऑफिशियल इसका क्या नाम था जब ये स्टार्ट हुआ था, तो इसका ऑफिशियल नाम था इंडिया यूरोपियन यूनियन ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, BTIA। अब देखो इससे क्या होने वाला है, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, इट अलाइन विथ इंडिया ब्रॉडर एफर्ट टू डाइवर्सिफाई ट्रेड पार्टनरशिप, एडमिट ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एंड सपोर्ट्स इमर्जिंग चाइना +1 स्ट्रेटेजी। अब देखो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो इंडिया के लिए जो ये यहाँ पे जो इंडिया FTA साइन कर रखा है, इसके लिए इतना ज़्यादा जरूरी क्यों इसलिए है क्योंकि इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। यानी इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके साथ ऐसे करता है, हमारा US के साथ। पर US इंडिया पे यहाँ पे टैरिफ लगा कर रखा था, कितना 25% का टैरिफ था, और उसके साथ एडिशनल रशियन ऑयल खरीदने के कारण 25% का एडिशनल टैरिफ, यानी टोटल कितना लगा है इंडिया पे, लगा था 50%। पर कल कहीं की न्यूज़ है जो 25% टैरिफ लगाया गया था इंडिया पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उसको घटाकर 18% कर दिया गया है अब। पर अभी भी जो वो जो यहाँ पे रसिया से ऑयल परचेस करने का एडिशनल टैरिफ लग रखा है, उसमें कोई हमको उसमें कोई यहाँ पे रिडक्शन देखने को नहीं मिला है। तो देखो यही बता रहा है कि ऐसे टाइम पर ये जो FTA साइन हो रखा है इंडिया EU के बीच में, ये इसलिए खास कर है क्योंकि इंडिया अब नया नया मार्केट ढूंढ रहा है। इंडिया का नाम है कि हम सिर्फ अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, अपना सामान ज़्यादा अमेरिका को नहीं बेचेंगे। अब जब अमेरिका ऐसा यहाँ पे रुख अपना रहा है तो हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, हम अलग अलग मार्केट को ढूंढेंगे, अलग अलग कंट्री को ढूंढेंगे। तो यूरोपियन यूनियन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। अब कैसे बहुत बड़ा मार्केट है, यूरोपियन यूनियन में यूरोप के टोटल 27 कंट्रीज हैं। तो सोच लो इंडिया का सामान डायरेक्ट यूरोप के उन 27 कंट्री में जाएगा, तो इंडिया के लिए एक मतलब एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे क्या होगा कि इंडिया को इतना बड़ा मार्केट मिल रहा है। तो इसलिए एक ऐसे टाइम पर जब US का यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रखा है, या फिर चाइना उधर से मर्ज हो रहा है, तो इंडिया यहाँ पे एक अच्छा FTA साइन कर रखा है यूरोपियन यूनियन के साथ, जिससे इंडिया क्या कर सकेगा, यहाँ पे ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन कर पाएगा, यानी अलग अलग कंट्रीज के साथ यहाँ पे ट्रेड कर पाएगा ईजिली। जियो पॉलिटिकल डायमेंशन अब यहाँ पे बता रखा है, डील स्ट्रेंथन इंडिया यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिफ्टिंग ग्लोबल इकोनॉमिक्स अलाइनमेंट। अब देखो ये जो FTA साइन हो रखा है, इससे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, खासकर ऐसे टाइम पर जब ग्लोबल सप्लाई चेन यहाँ पे डिस्टर्ब हो रखा है US के कारण। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है इसका सिग्निफिकेंस में। अब देखो जो ये जो FTA साइन हुआ है यहाँ पे EU और इंडिया के बीच में, अब इसका यहाँ पे इसका खासियत क्या है, ये पहले अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे जानेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो FTA, अब हम लोग क्या जानेंगे कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखा है, इसका की आउटकम क्या है वो। अब देखो पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा चीज है, एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है, जिसमें क्या रहता है, कोई भी कंट्री एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे कोटा या फिर टैरिफ लगाया हुआ रहता है, किसी टाइप का टैक्स, ताकि जिस कारण से उस कंट्री का सामान इस कंट्री में आकर अगर बेचा जाए तो महंगा पड़े। जैसे एग्जाम्पल इसका लेकर चला जाए, अगर मान लो यहाँ पे पहले का एग्जांपल लिया जाए FTA साइन होने से पहले इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, तो इंडिया क्या करता था, जो यूरोप के बहुत सारे चीज़ थे जैसे अल्कोहल हो गया, लग्जरियस कार, उस पर इंडिया 110% से भी ज़्यादा टैरिफ लगा कर रखा हुआ था, 150% टैरिफ लगा कर रखा हुआ था, ताकि वो क्या हो सके, वो चीज़ इंडिया में आकर महंगा मिले। तो ये क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज़ उस पर किसी चीज़ पे हम लोग टैरिफ लगा देंगे तो आके महंगा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है इंडिया के मोस्ट ऑफ द पीपल उसको खरीद नहीं पाएंगे। तो ऐसे बताओ, ऐसे
ट्रेड या बिजनेस किसी कंट्री के बीच में बताओ, ये एक अच्छा सिनेरियो नहीं माना जाता है कि कोई कंट्री किसी पे यहाँ पे टैरिफ इंपोज कर रहा है। तो ये जो अब नया यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखा है, तो इसमें जितने अधिकतर टाइप ऑफ जो टैरिफ यहाँ पे टैरिफ्स लगाए गए थे या फिर जो कोटा सिस्टम था वो सबको यहाँ पे रिमूव करने को बताया गया। तो एक एक करके वहीं अब इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि इसके की आउटकम्स क्या थे। तो यहाँ पे पहला बता रखा है टैरिफ एलिमिनेशन एंड मार्केट एसेस, ओवरऑल ड्यूटी रिडक्शन, ड्यूटीज ऑन 90% ऑफ बायलैटरल ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड। अब देखो पहला इससे क्या हो रखा है कि दोनों कंट्री के बीच में 90% ऐसे जो गुड्स या फिर सर्विसेज का जो यहाँ पे ट्रेड होता था उस पे 90% हमको रिडक्शन देखने को मिल रहा है। आगे देखो क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या कमिटमेंट दे रखा है कि ईयू विल एलिमिनेट कस्टम ड्यूटीज ऑन 99.5% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट। अब देखो यूरोपियन यूनियन क्या यहाँ पे कमिटमेंट किया है कि इस एफटीए के तहत यूरोपियन यूनियन इंडिया पे जो 99 इंडिया के जो यहाँ पे इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था और उन एक्सपोर्ट पे जो यहाँ पे 99.5% जो टैरिफ लगा हुआ था वो यूरोपियन यूनियन क्या कर देगा, उसको हटा देगा। तो इससे देखो क्या हो रहा है, इंजेक्टिंग एस्टिमेट $33 billion boost into labor intensive sectors such as textile and apparel, leather and footwear and gems and jewelry, and now entering EU at 0% duty। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब जब यहाँ पे 99.5% ऑफ जो इंडियन एक्सपोर्ट पे यहाँ पे हटा दिया जाएगा टैरिफ यूरोपियन यूनियन के द्वारा, तो इससे फायदा किससे होने वाला है, इससे फायदा क्या होगा हमको, सबसे पहले कि जो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसमें $33 मिलियन का यहाँ पे हमको बूस्ट देखने को मिलेगा, उसका बेनिफिट है। तो वही यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, टेक्सटाइल हो गया या फिर लेदर और फुटवेयर जो बनाने वाले हैं वो, या फिर जो यहाँ पे जेम्स या फिर जो ज्वेलरी बनाने वाले हैं वो, अब ये सब चीज़ पे जो टैरिफ लगता था इस पे अब ड्यूटी कितना लगेगा, सिर्फ 0% ड्यूटी लगेगा, जिसपे एक टाइम पे मतलब 110%, 150% यहाँ पे ड्यूटी लगाया जाता था यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो ये इस पे क्या कर दिया गया, ड्यूटी फ्री सब पे कर दिया गया। तब इंडिया का जो चीज़ यहाँ पे जिस रेट पे बनेगा उसी रेट पे यूरोपियन यूनियन में वहाँ पे मिलेगा, तो सस्ता वहाँ पे मिलेगा। तो लोग यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज़ के मेंबर के जो लोग हैं क्या करेंगे, इंडियन चीज़ों को यहाँ पे खरीदेंगे। तो इंडियन चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे तो उससे फायदा किसको होगा, इंडियन मार्केट है उसको होगा। अब यहाँ पे बता रखा है इंडिया कमिटमेंट। अब इंडिया क्या, ये यूरोपियन यूनियन का कमिटमेंट था कि यूरोपियन यूनियन क्या करेगा इसमें। अब इंडिया यहाँ पे क्या बोला है, इंडिया विल फेज आउट टैरिफ ओवर 90% ऑफ यूरोपियन यूनियन गुड्स इंक्लूडिंग हाई टैरिफ ऑन मशीनरी up to 44%, chemical up to 22%, pharmaceutical up to 11%, offering European Union export saving approx 4 बिलियन यूरो एनुअली। अब देखो इंडिया का कहना है कि हम फेज वाइज मतलब कुछ साल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे गुड्स आता था इंडियन मार्केट में उस पर हम 90% जो टैरिफ 90% घटा देंगे। फिर आगे यहाँ पे बताया गया है, या फिर जो बहुत ज़्यादा टैरिफ यूरोप के जो मशीनरी होते थे, केमिकल और फार्मास्यूटिकल चीज़ उस पर जो लगाया जाता था, तो मशीनरी पे 44% डिडक्शन करेगा इंडिया, केमिकल पे 22%, फार्मास्यूटिकल पे 11%। अब देखो इंडिया इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं किया है क्योंकि इंडिया के पास भी जो यहाँ का इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये भी अच्छा खासा है, जिस कारण से इंडिया अपने सेक्टर को भी इसमें बचाए रखना चाहता है, जिस कारण से इंडिया इस पर उतना ज़्यादा टैरिफ मतलब कम नहीं किया है। तो इससे इन सब करने से यूरोपियन यूनियन के जो एक्सपोर्टर है इंडिया में जो सामान भेजते थे उनको कितना बेनिफिट होने वाला है, अप्रॉक्स 4 बिलियन यूरो का उनको फायदा होने वाला है प्रति साल। अब यहाँ पे देखो क्या है, कैलिब्रेटेड ओपनिंग फॉर हाई वैल्यूड सेक्टर लग्जरी ऑटोमोबाइल्स। अब देखो इससे क्या होने वाला है, जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा इंडिया में जो यहाँ पे लग्जरी यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स जैसे यहाँ पे कार हो गया ये सब भेजा जाता था। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंपोर्टेड टैरिफ और कार्स प्राइस अबव 15,000 यूरो विल डिक्लाइन फ्रॉम 110% to 10% ओवर 5 years विथ अ टैरिफ रेट कोटा ऑफ 250,000 यूनिट पर ईयर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंडिया का क्या एक और कमिटमेंट क्या है कि आने वाले 5 सालों में हम क्या करेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन जो लग्जरियस कार इंडिया में भेजता था, जैसे जो भी लग्जरियस कार हमको देखने को मिलता है वो सब जो यूरोप के कंट्रीज हैं उनके द्वारा वो सब बनाया जाता है, तो वो इंडिया में आता था। इंडिया में मिलता तो था पर वो बहुत महंगा रहता था, जिस कारण से इंडिया के जो नॉर्मल लोग भी खरीद सकता था वो उसको नहीं खरीद नहीं सकता था, जिस कारण से क्या होता था जो यूरोपियन मार्केट को और ज़्यादा बेनिफिट होता वो यहाँ पे नहीं हो सकता था। तो अब देखो इसलिए क्या किया गया,
यहाँ पे ये बताया गया है कि जिन कार का दाम यहाँ पे 15,000 यूरो से ज़्यादा है उस पे जो टैरिफ पहले लगाया जाता था 110% का, उसको हम कम करके अब कितना कर देंगे, सिर्फ 10% कर देंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि ये जो 10% टैरिफ रहेगा कितना रहेगा कि जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज है इंडिया में पर ईयर सिर्फ यहाँ पे कितना 2.5 लाख कार यहाँ पे पर साल यहाँ पे भेज सकते हैं। यानी अगर उससे ज़्यादा भेजा जाएगा 2.5 लाख, अगर मान लो इस आने वाला जो यहाँ पे ईयर है 2026, अगर मान लो अभी सब कुछ हो गया तो 2026 में यहाँ पे बोला गया है जो 2.5 लाख कार आप लोग भेजेंगे उस पर सिर्फ हम लोग कितना इंडिया यहाँ पे टैरिफ लगाएगा, 10% का टैरिफ लगाएगा। तो इससे डायरेक्ट फायदा किसको हो रहा है, जो यूरोपियन मार्केट है उनको इस चीज़ में इस चीज़ में उनको फायदा हो रहा है। अब देखो यहाँ पे अल्कोहल का भी सेम बता रखा है कि जो यूरोप से आने वाले महंगे महंगे वाइन से रहते थे, जो अल्कोहल है उस पर इंडिया कितना टैरिफ लगाया था, 150% का। जो महंगे महंगे अल्कोहल पे कितना यहाँ पे टैरिफ था, 150% का। इंडिया उसको कम करके अब कितना कर देगा, 20 से 30% कर देगा। तो इससे भी यूरोपियन मार्केट को फायदा होने वाला है। तो ऐसे ही ये जो की आउटकम है, अब देखो आगे की आउटकम इसमें क्या बता रखा है कि सर्विस सेक्टर एंड प्रोफेशनल मोबिलिटी, टैलेंट मोबिलिटी एंड एग्रीमेंट प्रोवाइड अनकैप मोबिलिटी फॉर इंडियन स्टूडेंट इन स्ट्रीमलाइन वीजा फॉर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एंड इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पे प्रोफेशनल लोग हैं इंडिया में, जो प्रोफेशनल स्टूडेंट है या फिर जो स्टूडेंट यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो उनको जो वीज़ा मिलने का प्रोसेस था उसको और इसमें सिंप्लीफाई करने के बारे में बताया गया है कि उनको कन्वीनियंस होगा यहाँ पे क्या वीज़ा लेने में, या फिर जो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल काम करने वाले हैं अगर उनको यूरोप में जाकर काम करना है तो उनको भी यहाँ पे आसानी रहेगा। फिर अब देखो यहाँ पे क्या है, आयुष रिकॉग्निशन। आयुष क्या है, आयुष इंडिया का ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल यहाँ पे मेडिसिनल वे है किसी को ठीक करने का। जैसे हम लोग यहाँ पे आयुष का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, ए फॉर आयुर्वेदा, उसके बाद वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, ये हमारा, और एच फॉर होम्योपैथी और एस फॉर आई थिंक ध्यान नहीं है। तो ये आयुष क्या है, इंडिया का एक जो हमारा पुराने तरीके से किसी को ठीक किया जाता था, ये हमारा अपना तरीका है किसी इंसान कोई अगर बीमार है उसको ठीक करने का। तो ये चीज़, इसका जो लीगल वैलिडेशन यूरोपियन यूनियन में पहले नहीं था। तो अब यही बोला गया है कि प्रैक्टिशनर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडियन मेडिसिन गेन लीगल क्लियरिटी टू ऑपरेट इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज वेयर रेगुलेशन वर प्रीवियसली अनडिफाइंड। तो यही बताया गया है अब इनको लीगल बैकअप मिलेगा कि आप यहाँ पे क्या कर सको कि आप यहाँ पे ईजिली अगर आप वहाँ पे किसी को ठीक कर रहे हो, आप वहाँ पे प्रैक्टिशनर हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो आयुष के, तो आपको वहाँ पे लीगल बैकअप दिया जाएगा, जो कि पहले वहाँ पे क्लियरली डिफाइन नहीं था। फिर अब यहाँ पे एक नेक्स्ट चीज बताया गया है, सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन कंप्लायंस, ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर लिंक्स ट्रेड फ्लोज टू एनवायरमेंटल एंड लेबर स्टैंडर्ड, ग्रीन ट्रांजिशन सपोर्ट, EU प्लेज 500 मिलियन यूरो टू असिस्ट इंडियन इंडस्ट्री इन डीकार्बनाइजेशन एंड अलाइनमेंट विद पेरिस एग्रीमेंट, CBAM assurance, India received as most favored nation assurance under carbon broad adjustment mechanism and will benefit from technical cooperation group to help exporter verify carbon footprint, although a full exemption was not granted। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे यही बोला गया है कि जो अब यूरोपियन यूनियन क्या है, वो यूरोपियन यूनियन में जितने भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं वो क्या है, यहाँ पे डेवलप कंट्रीज हैं। तो वो यहाँ पे एक मैकेनिज्म लेकर आ रखे हैं जिसका नाम है कार्बन ब्रॉड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसमें क्या था, उसमें ये था कि अगर मान लो कोई देश जो यहाँ पे किसी चीज़ का यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है और उसके प्रोडक्शन में ज़्यादा यहाँ पे नॉन सस्टेनेबल वे का इस्तेमाल किया गया, जैसे कोयला का इस्तेमाल करके किया गया, तो उस पर वहाँ पे टैक्स लगाया जाता था यूरोपियन यूनियन में अलग से। तो
यही बता रखा है कि इसमें अब क्या किया जाएगा, जो इंडियन प्रोड्यूसर है उनको यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है, पर अभी भी यहाँ पे फुल एग्जेम्पशन उनको प्राप्त नहीं है, पर इससे कुछ उनको फायदा होगा कि जो यहाँ पे सीबेम एश्योरेंस यू के द्वारा दिया जाता है, इसमें इंडिया को भी अब शामिल कर लिया गया है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूरोपियन यूनियन क्या बोला है कि हम 500 मिलियन यूरो का इंडियन इंडस्ट्री को यहाँ पे असिस्ट करेंगे डीकार्बनाइजेशन में, पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया था। अब देखो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था, जिसमें क्या था कि हमको क्या करना है यहाँ पे 2030 तक हमको क्या करना है यहाँ पे 30% तक हमको क्या करना है यहाँ पे 30% पूरे कंट्रीज को यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे अडॉप्ट कर लेना है, ये उसमें बोला गया था। तो इसी में बोल रखा है कि जो यूरोपियन यूनियन है ये बोल रहा है कि अगर मान लो इंडियन इंडस्ट्रीज अभी भी सस्टेनेबल वे में यहाँ पे चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उनको 500 मिलियन यूरो देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ताकि वो क्या कर सके यहाँ पे सस्टेनेबल वे में यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे बना सके। तो इससे इंडिया को फायदा हो रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट चीज बताया गया है स्ट्रेटेजिक एक्सक्लूजन एंड प्रोटेक्शन इन इंडिया UFTA। अब देखो अब इतना सारा कुछ तो हो रखा है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा भी चीज है जिसमें अभी भी क्या किया गया है, कुछ चीज़ों को दोनों मार्केट अभी भी एक दूसरे के लिए यहाँ पे खोले नहीं है। तो पहले क्या है, एग्रीकल्चर सेफगार्ड देखो क्या है, टू प्रोटेक्ट रूरल लिवलीहुड एंड डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी बोथ इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैव मेंटेन कॉम्प्रिहेंसिव नेगेटिव लिस्ट ऑफ सेंसिटिव कम्युनिटीज। अब देखो अभी भी यूरोप के और यूरोपियन यूनियन और इंडिया के जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अपने रूरल लिवलीहुड को बचाने के लिए और डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को बचाने के लिए यहाँ पे क्या किया है, तो बचाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, कुछ ऐसे अभी भी चीज़ है जिसको यहाँ पे क्या किया गया है कि दोनों एक दूसरे के मार्केट के लिए खोले नहीं है। तो यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया यहाँ पे क्या कर रखा है, डेयरी, व्हीट, राइस और पोल्ट्री पोल्ट्री यहाँ पे जो इंडिया का जो सेक्टर है इसको अभी भी इंडिया बचा कर रखा है। यानी यूरोप अगर इन सब चीज़ों को अगर इंडिया में भेजना चाहता है तो इंडिया उन सब चीज़ों पे अभी भी हेवी टैरिफ इम्पोज करेगा, ताकि वो चीज़ इंडिया में महंगा है और इंडिया के जो प्रोड्यूसर है, जो डेयरी, व्हीट या फिर राइस या फिर पोल्ट्री फार्मिंग का ये काम करते हैं, उनको यहाँ पे बचाया जा सके। अब यूरोप यहाँ पे क्या किया है, सेम बीफ, शुगर, राइस को एग्जेम्प्ट कर रखा है, ताकि वो क्या कर सके, जो यूरोपियन फार्मर है उनको यहाँ पे सेफ गार्ड कर सके। अब यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन, अ पैरेलल GI एग्रीमेंट रीएनफोर्स लीगल प्रोटेक्शन ऑफ आइकॉनिक प्रोडक्ट्स सच एज दार्जिलिंग टी, शैंपेन, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ और इंटिमिडेशन इन आइदर मार्केट। अब देखो यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, GI टैग क्या होता है। अब देखो GI टैग उन चीज़ों को मिलता है, कोई चीज़ अगर मान लो उस रीजन से निकलकर आया रहता है, तो जैसे हम सबको पता है कि जो टी है वो सब जो फेमस टी है दार्जिलिंग टी, अगर मान लो वो कहाँ से आ रहा है, वो दार्जिलिंग से बनकर आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। अगर मान लो अगर कोई इंडिया में दिल्ली का आदमी यहाँ पे क्या करेगा, दार्जिलिंग टी का नाम इस्तेमाल कर कर बोलेगा कि मैं आपको दार्जिलिंग टी बेच रहा हूँ, बिना वहाँ के लोगों से परमिशन लिए हुए, तो अगर उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला रहेगा, यानी GI टैग उसके पास भारत सरकार के द्वारा दिया गया रहेगा, तो वो क्या करेगा, GI टैग का वायलेशन करेगा। तो वो लोग वहाँ के क्या कर सकेंगे, यहाँ पे जो बेच रहा है दिल्ली में उस चीज़ को बिना उनके परमिशन से, उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, GI टैग। तो जैसे GI टैग में मधुबनी पेंटिंग है, तो अब मधुबनी पेंटिंग अगर मान लो यहाँ पे कोई नॉर्मल आदमी इंडिया में कहीं और पे बना रहा है, अगर मधुबनी पेंटिंग को यहाँ पे GI टैग का टैग मिल चुका है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, जो मधुबनी साइड के जो लोग हैं जो मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं वो क्या कर सकेंगे, उस आदमी पे लीगल एक्शन ले सकेंगे। तो ऐसे ही बता रखा है कि दार्जिलिंग टी का और जो शैंपेन इंडिया का रहता था उसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज होता था, कि इंडिया का दार्जिलिंग टी बोलकर यूरोप के मार्केट में बेच दिया जाता था। क्योंकि कोई यहाँ पे दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन नहीं हो रखा था कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो बेचने वाला यहाँ पे जो सेलर था उसका क्या नाम रहता था कि ये दार्जिलिंग टी है, इंडिया से है, तो लोग दार्जिलिंग टी का नाम सुनते ही यूरोप में खरीदते थे। तो इन रियलिटी इंडिया के जो फार्मर हैं उनको इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए इस FTA के अलावा इसके अंडर में एक और चीज़ साइन किया गया है कि जो अनऑथराइज रूप से किसी चीज़ को बेचेगा उस पर गवर्नमेंट क्या करेगी, दोनों साइड की गवर्नमेंट यहाँ पे उस पर मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी।
अब हम लोग क्या पढ़े लोग, यहाँ पे ऊपर हम लोग पढ़े लोग जो की सिग्निफिकेंस था वो पढ़े लोग, सॉरी की यहाँ पे आउटकम्स था इंडिया यूरोपियन यूनियन एफटीए का वो पढ़े लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लोग कि इसका कुछ सिग्निफिकेंस क्या है। तो अब देखो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड मार्केट एक्सपेंशन, एफटीए इज poised to deliver a major stimulus to India manufacturing and agriculture sector by dismantling long-standing trade barriers such as enabling Indian goods to compete on level playing field in European market। इससे जो इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर है उनको फायदा होने वाला है। अब फायदा कैसे होगा, फायदा इस वे में होगा कि अब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा यूरोपियन मार्केट में। पहले जो इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता था यूरोप में उस पर टैरिफ लगा दिया गया था तो महंगा मिलता था, तो कोई वहाँ पे लोग खरीद नहीं सकता था। अब मान लो वही सेम चीज़ यूरोप में जिस दाम पे मिल रहा है उसी दाम पर मिलेगा जो यूरोपियन गुड्स हैं उन्हीं के दाम पर, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा, तो यहाँ पे कंपटिटिवनेस यहाँ पे बढ़ेगा, ये बताया गया है। फिर यहाँ पे वही बताया कि इससे ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है एक ऐसे टाइम पर, खासकर जब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं यूएस के टैरिफ के कारण। फिर आगे यहाँ पे बताया गया है कि global standard compliance, adoption of EU regulation, Brussels effect, enhance international competitiveness of India product, opening door high standard markets such as Japan and US, China one policy strategy, align regulatory standard with EU position, India as trusted rules based manufacturing alternative, particularly for critical sectors such as semiconductor and green technology। अब देखो यूरोपियन यूनियन को जो यहाँ पे खासकर से यहाँ पे जो रेयर अर्थ मिनरल्स थे या फिर जो सेमीकंडक्टर हो गए या फिर रेयर अर्थ मिनरल के लिए जो चाइना पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, अब यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ यहाँ पे एफटीए साइन कर रखा है, जिस कारण से क्या होगा वो एक अल्टरनेटिव ढूंढा है चाइना से कि चाइना पे हम इतना डिपेंडेंस ना रख के इंडिया से हम करेंगे तो हमारे लिए वो फायदा रहेगा। तो ऐसे हम लोग चाइना को काउंटर कर सकते हैं। फिर ये मैं बता ही दिया कि 500 मिलियन का यहाँ पे टेक्निकल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ये वहाँ पे यहीं से बता रखा है। अब देखो ये इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में जो एफटीए साइन हो रखा था वो हम लोग अच्छे से पढ़ लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में बार पूछ लिया जाता है कि स्टैटिक चीज़ें यूरोपियन यूनियन के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है, यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, 27 मेंबर स्टेट है इसके टोटल। एस्टेब्लिश कब हुआ था, जो यूरोपियन यूनियन नाम है ये कब आया था फाइनली, जो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी हुआ था 1992 में, उससे ये निकला था। फिर आगे बता रखा है कि स्टार्टिंग इसका कैसे हुआ था, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी से 1951 में, और फाउंडिंग मेंबर टोटल इसके 6 थे तब, कौन कौन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। और आगे चलकर ये जो ट्रीटी ऑफ रोम होता है उसमें ये इवॉल्व होता है, और इवॉल्व होने के बाद ट्रीटीज ऑफ रोम एस्टेब्लिश यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड यूरोटॉम यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। तो 1957 के यहाँ पे जो ट्रीटी ऑफ रोम था इससे इवोल्यूशन होगा और आगे चलकर ये क्या बन जाएगा, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन जाएगा। और यही यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या है, जो प्रेजेंट डे यूरोपियन यूनियन है उसका एग्जीक्यूटिव आर्म है। यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को यहाँ पे पास अधिकार है कि क्या कर सके वो, जो यूरोपियन यूनियन जो भी यहाँ पे पॉलिसीज यहाँ पे जो भी लॉ बनाता है उसको इंप्लीमेंट कौन करा सकता है, जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है वो। आगे यहाँ पे बता रखा है कि यूरोपियन कमीशन, यहाँ पे देखो क्या है, ट्रेसेस इट्स ओरिजिन फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1958 फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ रोम। ठीक, एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ यूरोपियन यूनियन मैं बता रखा हूँ। और जो यूरोपियन यूनियन का जो इकोनॉमिक कमीशन है, यूरोपियन कमीशन है, ये क्या है, उसका एग्जीक्यूटिव आर्म है। एग्जीक्यूटिव आर्म कैसे है कि ये जो यूरोपियन यूनियन कोई भी लॉ या पॉलिसी यहाँ पे लेकर आएगा उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किसका कराने का काम रहेगा, ये यूरोपियन कमीशन का। इसका हेडक्वार्टर क्या है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। फिर आगे बता रखा है ऑपरेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम नेशन गवर्नमेंट ऑफ यूयू मेंबर, कंपोज ऑफ 27 मेंबर कमिश्नर, 1 फ्रॉम ईच यूयू मेंबर स्टेट, आर अपॉइंटमेंट फॉर 5 ईयर्स। अब देखो टोटल जो यहाँ पे यूरोपियन कमीशन है इसमें टोटल 27 कमिश्नर होते हैं। एक यहाँ पे कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा हर एक देश के द्वारा, और उनका टर्म कितना साल का रहेगा, 5 साल का टर्म रहेगा। और ये कि ये अलग से पार्लियामेंट के रूप में काम करता है। यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हैं, मान लो फ्रांस हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, बेल्जियम हो गया, या फिर यहाँ पे जो भी कंट्रीज उसके मेंबर है, उनके पास तो एक अपना पार्लियामेंट है, अपना संसद है, वहाँ पे सब कुछ करेंगे ही, अपना लॉ बनाएंगे। पर ये क्या करेगा, यूरोपियन कमीशन एक अलग से एज अ होल पूरे जितने भी इसके मेंबर हैं उनके लिए एक अलग से पार्लियामेंट का रूप के तौर में, पार्लियामेंट रूप में यहाँ पे एक काम करेगा। ठीक, अब आगे यहाँ पे क्या बता रखा है कि यूरोपियन यूनियन में पहले टोटल 28 कंट्री थे, अब 27 हो गए।
2020 में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, या फिर हम लोग जिसका कैपिटल यहाँ पे लंदन है, जिस नाम से हम लोग जानते हैं यूके को, वो क्या करता है यहाँ पे एग्जिट कर देता है। उसी एग्जिट को हम लोग ब्रेक्जिट नाम से जानते हैं। ये 2016 में अनाउंस हो जाता है, जब शायद मार्गरेट थाचर ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी उन्हीं के टाइम पीरियड पे, जिस कारण से फाइनली उसका 2016 में अनाउंस करेगा सब, 20 में फाइनली विड्रॉ ले लेगा यूनाइटेड किंगडम EU से। तो अब टोटल अभी के टाइम पर टोटल 27 यहाँ पे क्या है उसके मेंबरशिप है। फिर आगे बता रखा है कि यहाँ पे की इंस्टीट्यूशन क्या है, यूरोपियन कमीशन है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, प्रपोज लॉ, एनफोर्स लॉ एंड मैनेज बजट बता रखा हूँ यूरोपियन कमीशन का काम। यूरोपियन पार्लियामेंट EU ओनली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी, को लेजिस्लेट एंड अप्रूव बजट। EU काउंसिल है जिसमें हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट सेट ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शन। फिर है कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ EU एंश्योर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ EU लॉ। फिर आगे बता रखे यूरोपियन सेंट्रल बैंक एक है जिसमें मैनेज यूरो एंड मॉनेटरी पॉलिसी फॉर यूरोजोन। और एक चीज़ यहाँ पे फाइनली करेंसी की है, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज का यूरो है, और इसमें बता रखा है जो यूरो है 21 मेंबर स्टेट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और जो लेटेस्ट इसको अडॉप्ट करने वाला कंट्री कौन है यहाँ पे, जो बुल्गारिया है, वो कब अडॉप्ट किया था यूरो को, 1 जनवरी 2026 को। ये ध्यान रखने वाला चीज़ है, ठीक। और देखो अभी भी यूरोपियन यूनियन के कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे स्वीडन, ये सब हो गया। स्वीडन का क्या नाम था कि हम यूरो को अपने, मान लो कोई भी देश है उसका तो अपना खुद का नोट होता होगा, तो वैसे कुछ कंट्रीज थे यूरोपियन यूनियन के, वो यूरो को यहाँ पे नहीं चाहते थे कि ये क्या हो, एक यूनिफाइड करेंसी हो। तो इसलिए वो अभी भी यूरो को एज ऑफिशियल करेंसी नहीं इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 21 मेंबर का स्टेट, जो 27 कितने हैं उसके टोटल मेंबर है, उसमें से सिर्फ 21 मेंबर स्टेट ही यूरो को एज ऑफिशियल करेंसी मानते हैं। अब देखो साथ ही में इंडिया और EU का FTA हम लोग पढ़ लिए। अब देखो यहाँ पे ये साइन कब किया गया था, जब अभी जो हमारे रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट जो यहाँ पे आई थी वर्सुला डी सिल्वा, वो यहाँ जिस कारण से हम लोग का क्या यहाँ पे था कि हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, मतलब रिपब्लिक डे के कारण ही साइन हुआ। इस कारण से अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो इंडिया का 77th रिपब्लिक डे था, इसके बारे में भी अब हम लोग जान लेंगे। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो इंडिया मार्क रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एनुअली टू ऑनर 1957 अडॉप्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशिंग अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सबको पता है कि 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं रिपब्लिक डे के रूप में, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था फाइनली उस दिन से क्या हुआ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में आ गया। अब यहाँ पे बता रहे रिपब्लिक डे परेड शोकास कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू थ्रू 30 कल्चरल वैल्यू अंडर स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम एंड समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत सब थीम। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में अलग अलग स्टेट के द्वारा यहाँ पे टैब्लू भेजा जाता है। टोटल 30 टैब्लू भेजा गया था स्टेट या यूनियन टेरिटरीज उनके द्वारा। तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को शोकेस किया और साथ में इसका आगे हम लोग थीम पढ़ेंगे कि इस बार का रिपब्लिक डे का थीम क्या था। और सब थीम भी एक चीज इसमें था कि स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। अब देखो यहाँ पे जो रिपब्लिक डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, इसका इवेंट का क्रोनोलॉजी कैसे होता है, तो सबसे पहले शुरू कब होगा, प्री परेड इवेंट। देखो क्या क्या होता है, कमेंसमेंट ऑफ सेलिब्रेशन रिपब्लिक डे फेस्टिव ऑफिशियली बिगेन ऑन 23 जनवरी। देखो फाइन हम लोग का जो रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन होता है वो 23 जनवरी से ही शुरू हो जाता है, जब हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, पराक्रम दिवस। किसके याद में, जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उस दिन उनका क्या हुआ था, यहाँ पे जन्म हुआ था। तो उन्हीं को याद करने के रूप में हम लोग यहाँ पे पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, और उसी दिन से हमारा रिपब्लिक डे का जो इवेंट होता है वो शुरू हो जाता है। फिर आगे यहाँ पे दे रखा है कि प्रेसिडेंट क्या करती है, फिर उसके बाद एड्रेस करती है पूरे देशवासियों को। कब, ऑन द रिपब्लिक डे से एक दिन जस्ट पहले, यानी 25 जनवरी को यहाँ पे प्रेसिडेंट पूरे देशवासियों को यहाँ पे एड्रेस करेगी और यहाँ पे क्या करेंगी, अपने एक स्पीच डिलीवर करेंगी। फिर यहाँ पे बताया गया है कि wreath laying at Amar Jawan Jyoti in early morning of 26 जनवरी, प्राइम मिनिस्टर पेज होमेज टू अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल। अब देखो 26 जनवरी के दिन क्या होगा, जो अमर जवान ज्योति यानी इंडिया गेट जो है, वहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करेंगे, वहाँ पे जाकर ट्रिब्यूट पे करेंगे। किसको, जो वहाँ पे शहीद हो रखे थे, जिनके बारे में वहाँ पे बताया गया, जो भी हमारे देश के लिए मरे उनको। फिर आगे यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे क्या होगा, उसी दिन यहाँ पे नेशनल फ्लैग, यहाँ पे जो नेशनल फ्लैग है उसका अनफ्लरिंग होगा। प्रेसिडेंट किसके द्वारा, वो प्रेसिडेंट करेगी नेशनल फ्लैग को। अब इसका कहाँ होगा, वो कर्तव्य पाथ पे, जिसको हम लोग
पहले किस नाम से जानते थे, राजपाथ के नाम से जानते थे लोग, अब उसका नाम क्या चेंज हो गया है यहाँ पे, कर्तव्यपाथ। और उसी के बाद यहाँ पे क्या होगा, नेशनल एंथम होगा। जैसे यहाँ पे नेशनल फ्लैग को अनफ्लर किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और साथ में 21 गन का यहाँ पे सैल्यूट दिया जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, मेकिंग फॉर्मल स्टार्ट ऑफ परेड। और इसके बाद ही हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा परेड रहता है इवेंट में, वो परेड हमारा शुरू हो जाएगा। अब देखो परेड खत्म होने के बाद क्या क्या होगा, पोस्ट परेड इवेंट यहाँ पे देखो बताया गया है कि प्रेजेंटेशन ऑफ अवार्ड दिया जाएगा शाम को प्रेसिडेंट के द्वारा। पद्म अवार्ड से लेकर गैलेंट्री अवार्ड्स, अलग अलग इसमें अवार्ड दिया जाएगा जो इंडिया के लिए किसी फील्ड में यहाँ पे कुछ खास कर रखे उनको। और फाइनली देखो क्या होगा, रिपब्लिक डे का इवेंट जो है खत्म कब हो जाएगा, 23 से शुरू हुआ था पराक्रम दिवस के रूप में, और 29 जनवरी को यहाँ पे विजय चौक पे यहाँ पे जब हम लोग बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी यहाँ पे जब करेंगे, तो हमारा जो रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन था ये फाइनली कंक्लूड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक डे। अब देखो रिपब्लिक डे कमेंसमेंट, कॉमरेड्स एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, इंडिया ट्रांजिशन टू अ रिपब्लिक विद केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, सबको पता है। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारे संविधान बनाने का जिनको काम दिया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे फाइनल करके अडॉप्ट कब कर लेती है, 26 नवंबर 1949 को। पर ये फाइनली इफेक्ट में कब आएगा, 26 जनवरी 1950 को। अब इसके आने का पीछे का भी, इसके 26 जनवरी के ही दिन इसको क्यों यहाँ पे लागू किया गया, इसके पीछे का एक कहानी है, वो कहानी यहाँ पे है। देखो दिसंबर 1949 में लाहौर सेशन में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन था, वहां पे एक चीज को नेहरू जी, जो हमारे आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो एक चीज को यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं जिसको हम लोग पूर्ण स्वराज बोलते हैं, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन, यानी टोटल सेल्फ रूल, सॉवरेनिटी एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। यानी जो हमारे देश के आगे चलकर प्रधानमंत्री बनते हैं नेहरू जी, वो क्या बोलते हैं कि अब से हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग आज़ाद है, ब्रिटिशर हमको यहाँ पे क्या, ब्रिटिशर का यहाँ पे हमारे ऊपर राज नहीं है। बट इन रियलिटी अभी हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, तो इसलिए बोला है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ऑफिशियली promulgated on 26 जनवरी 1930 एंड कांग्रेस अर्ज इंडियन टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन डेट। अब देखो इसी कारण से 26 जनवरी को यहाँ पे हम लोग क्या डिक्लेयर किया गया हमारे उस कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को यहाँ पे हमको आज़ादी मिल चुका है, किसके द्वारा, ब्रिटिशर अब हम पे रूल नहीं कर रहे हैं। तो जिस कारण से कांग्रेस के जो लीडर थे, जो जितने भी भारतीय थे, उनसे क्या अर्ज करते हैं कि 26 जनवरी को अब हम लोग यहाँ पे क्या मनाएंगे कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। अब देखो 1930 से लेकर 1947 तक हम लोग 26 जनवरी को यहाँ पे किस रूप में किस रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते थे, इंडिपेंडेंस डे और पूर्ण स्वराज डे के रूप में। पर देखो इन रियलिटी हमको इंडिपेंडेंस कब मिलता है, 15 अगस्त 1947, जिस कारण से क्या होगा, लीडिंग टू री एवेल्युएशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिपब्लिक डे। अब selection of 26 January for proclamation of India new constitution was ideal due to its existing nationalist significance and alignment with पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। अब देखो जब हमारा देश फाइनली आज़ाद हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को, तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग 26 जनवरी को मना रहे थे आज़ादी का दिवस, पर अब यहाँ पे सवाल आ जाएगा कि अब हम लोग क्या करें। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 15 अगस्त को जो हमारा देश आज़ाद होकर इंडिपेंडेंट हो रखा है, उस चीज़ को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हो जाएगा कब, यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को, तो जो हमारे देश के लीडर थे उनका क्या नाम था कि ये हमारे लिए जो 1930 का जो इवेंट है यहाँ पे, जो लाहौर सेशन में हुआ था 1929 में, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस, मतलब बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हम लोग क्यों ना करते हैं कि यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें देरी कर हम लोग फाइनली 26 जनवरी को इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिस कारण से 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या यहाँ पे रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये पूरा कहानी था। अब देखो जो फाइनली 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ जाता है, तो उससे क्या होगा, जो पहले से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था उसको रिपेल किया जाएगा, और 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जो तब तक चला आ रहा था, उसको भी यहाँ पे हटा दिया जाएगा। आगे एक और चीज़ क्या होगा, जो जब इंडिया को डोमिनियन ब्रिटिश क्राउन के अंडर का स्टेटस मिल रखा था, वो उस चीज़ को भी यहाँ पे हटा दिया जाएगा। मतलब 1947 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक इंडिया क्या था, एक डोमिनियन स्टेट था ब्रिटिश क्राउन के अंडर में, और इस चीज़ को हम लोग रिप्लेस कर देंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करके, और हम लोग फाइनली क्या बन जाएंगे, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब यहाँ पे क्या बताया, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया 2026। अब देखो इस बार का जो रिपब्लिक डे, इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो फैक्ट है उसके बारे में हमको जानना है। अब इंडिया इज
कमोमेरेटिंग इट्स 77 रिपब्लिक डे और 26 जनवरी 2026 भारत अपना जो 77वां ये जो हमारा क्या था गणतंत्र दिवस था कब मनाया 26 जनवरी 2026 को। परेड का लोकेशन क्या था कर्तव्य भवन जो पुराना नाम राजपथ है इसका न्यू दिल्ली। और इस बार का थीम क्या था 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है थीम याद रखो सब कि पूरा रिपब्लिक डे किस चीज के मतलब इर्द गिर्द पूरा बेस था तो वो क्या है 150 साल वंदे मातरम का हुआ था हमारा। अब देखो इसमें चीफ गेस्ट कौन थे तो चीफ गेस्ट उर्सुला वॉन डर लेन जो यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो थी और साथ में एंटोनियो कोस्टा जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के। यानी यूरोपियन यूनियन के अंडर में दो बॉडी है, एक क्या है यहाँ पे यूरोपियन कमीशन जिसके बारे में हम लोग पढ़े जो लॉ बनाने का काम करता है, सॉरी लॉ इंप्लीमेंट करवाने का सब या फिर पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाने का काम इसी का है। तो उसी की प्रेसिडेंट थी यहाँ पे जिसको हम लोग फॉर्मली यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के नाम से भी जानते हैं, तो वो थी हमारी उर्सुला वॉन डर लेन। और साथ में जो यूरोपियन काउंसिल के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे एंटोनियो कोस्टा वो थे, दो हमारे इस बार चीफ गेस्ट थे। अब जो यहाँ पे पहला रिपब्लिक डे हुआ था, रिपब्लिक डे परेड कब हुआ था 1950 में, तो उस समय हमारे रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट कौन थे? इंडोनेशिया के जो उस समय के प्रेसिडेंट थे सुकार्नो, वो हमारे क्या थे? चीफ गेस्ट थे। और पिछले बार जो 2025 में रिपब्लिक डे हुआ था उस समय भी इंडोनेशिया के ही जो उस समय के पिछले साल जो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे प्रबोवो सुबियांटो, ये हमारे क्या थे? चीफ गेस्ट थे पिछले साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। तो इसलिए पहला याद रखना है हमेशा, पिछले साल हमेशा ऐसे करना है, पहला याद होना चाहिए, प्रेजेंट याद होना चाहिए और प्रेजेंट से पहले कौन रहता है उसको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। अब देखो आगे क्या हुआ, जैसे मैं बताया था कि शाम को यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी होगा, अवार्ड्स दिया जाएगा, तो वहीं यहाँ पे बताया है कि पद्मा अवार्ड्स 2026 अनाउंस किया गया। टोटल 131 आदमी को यहाँ पे ऑनर किया गया। साथ में 5 पद्म विभूषण था, 13 पद्म भूषण था और 113 क्या था? पद्मश्री दिया गया। अब जिसको पद्म विभूषण दिया गया, अब देखो कौन है। अब एक यहाँ पे है धर्मेंद्र, जो हमारे एक्टर धर्मेंद्र है, इसी साल उनका क्या हुआ है, सॉरी लास्ट ईयर उनका क्या हुआ है, यहाँ पे डेथ हो चुका है, तो वो उनको दिया गया एक पद्म विभूषण। उसके बाद इनको फिल्म एक्टर थे, इस लाइन से इनको दिया गया। जो रिटायर्ड जस्टिस केरला के केटी थॉमस पब्लिक अफेयर वाले सेक्शन से इनको दिया गया। फिर क्लासिकल म्यूजिशियन यहाँ पे जो एन राजमन तमिलनाडु के शायद ये उनको दिया गया। फिर पी नारायणन, ये भी साउथ के ही हैं, लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड से इनको दिया गया पी नारायणन को। और वीएस अच्युतानंदन इनको दिया गया पब्लिक अफेयर के फील्ड से ये थे, तो इनको दिया गया। तो ये नाम ऐसे ध्यान रखने का उतना जरूरत होता नहीं है। अब आगे क्या दिया गया कि जो अवार्ड दिया गया टोटल, ऊपर यहाँ पे पद्मा अवार्ड टोटल कितने थे? 131, उसमें से 19 वुमेन थी, 6 फॉरेन रिसिप्ट थे और 16 ऐसे लोग थे जो मतलब जिनका डेट हो चुका था पहले ही, उनको दिया गया। और साथ में यहाँ पे क्या बोला जाए, दो ऐसे भी थे जिनको एक साथ एक ही अवार्ड, मतलब 2 ऐसे भी थे एक ही अवार्ड 2 आदमी को दिया गया। अब साथ में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गैलेंट्री अवार्ड कन्फर्ड ऑन 70 आर्म फोर्स पर्सनल को दिया गया गारंटी अवार्ड। जो शुभांशु शुक्ला जो पहले इंडियन बने इंडियन स्पेस स्टेशन ISS में जाने वाले, उनको क्या दिया गया? अशोक चक्र से उनको सम्मानित किया गया, जो इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। अब देखो रिपब्लिक डे जो परेड था इसमें शोकेस किया, जो टॉप टैब्लू था अलग अलग स्टेट के द्वारा 30 टैब्लू को यहाँ पे शोकेस किया गया था। तो जो यहाँ पे टॉप रहा उसमें कौन सा है? महाराष्ट्र, जो गणेश उत्सव का उनका टैब्लू था और वो क्या दिखाना चाह रहे थे उससे? अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। और जो फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर, वो लोग हैंडीक्राफ्ट और फोल्क डांस जम्मू कश्मीर के दिखा रहे थे। और तीसरा केरला। अब साथ में यहाँ पे कुछ की मिलिट्री इनोवेशन रिपब्लिक डे परेड में हमको देखने को मिला था। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे पहली बार यूरोपियन यूनियन मिलिट्री कंटिजेंट जो था वो पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इन मेजर इवेंट आउटसाइड यूरोप के बाहर पहली बार यूरोपियन यूनियन का जो मिलिट्री कंटिजेंट था वो किसी बड़े से इवेंट में यहाँ पे पार्टिसिपेशन लिया था। फिर आगे क्या है? रिपब्लिक डे परेड हाईलाइट एनिमल कंटिजेंट फीचरिंग। अब देखो कोई अगर रिपब्लिक डे पूरा परेड का इवेंट देखा होगा तो उसमें जो इंडियन एनिमल कंटिजेंट है उनको भी वो भी देखने को मिले थे, जैसे कैमल, बैक्टेरियन कैमल देखने को मिलते, जास्कर पोनाइस देखने को मिलते, या फिर ब्लैक काइट्स अंडरस्कोरिंग इट्स रोल इन हाई एल्टीट्यूड एंड मॉडर्न कॉम्बैट ऑपरेशन। ये इसलिए इनको दिखाया गया था क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ऐसे एरिया में जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड रहता है। हाई एल्टीट्यूड मतलब
सी लेवल से ऐसा जगह जो बहुत ज़्यादा ऊपर है, यानी ऐसे माउंटेनियस रीजन में इनका मेन रोल ये लोग प्ले करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, सूर्यास्त इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस मल्टी कैलिबरी लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम कैपेबल ऑफ प्रिजन सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक, इसको यहाँ पे शोकेस किया गया था। फिर है Varab Light Commando Battalion, Elite Unit designed for rapid response operation and high intensity mission. Shaktiban Regiment, a drone warfare formation with a regiment of artillery. अब ये सब चीज़ के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री इनोवेशन थे जो परेड में यहाँ पे हमको दिखाए गए, ये चीज़ के बारे में बताया, और कुछ वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं। पूरा हम लोग अच्छे से यहाँ पे इंडिया यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ लिए। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा साइन कब हुआ, क्योंकि जो चीफ गेस्ट इस बार थे रिपब्लिक डे पे यूरोपियन यूनियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट थी और जो एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपियन काउंसिल के थे, इन दोनों को यहाँ पे बुलाया गया। और जिस कारण से आगे चलकर जो हमारा FTA बहुत पहले से नेगोशिएशन होते आ रहा था, 2007 से शुरू हुआ था, 13 में रुका, फिर 2022 में दोबारा बात शुरू हुआ, फाइनली 2026 में अनाउंस हो चुका है कि हाँ दोनों कंट्री यहाँ पे क्या है, राजी हो चुके हैं। तो हम लोग वो पढ़े, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, रिपब्लिक डे के बारे में ही पढ़ लिए, क्योंकि वो लोग आया था इसी ओकेजन पे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा FTA से रिलेटेड तो रिपब्लिक डे से ही पूछा जा सकता था, क्योंकि दोनों इवेंट एक साथ यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आपको। अगर आपको कोई और यहाँ पे टॉपिक पे चाहिए होगा वीडियो, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आपको ये जो PDF है नोट्स का, ये आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।